नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर पढ़ रहे थे और करंट अफेयर में यदि बात करें तो यहाँ पे जो मैगजीन हम लोग कवर कर रहे हैं ये आपका घटना चक्र का जो दृष्टि नाम से मैगजीन आता है, दृष्टि 2.0। इसका अपडेशन जो है आपका 20 अगस्त 2023 तक है। बिल्कुल अपडेटेड मैगजीन है और इसमें बिल्कुल हम लोग सीक्वेंस में पढ़ाई कर रहे हैं। और सबसे पहले हम लोग इसका बेस्ट वन लाइनर जो था वो सबसे पहले टॉपिक वाइज कवर किए। इसके बाद जो राष्ट्रीय आपका जो भी राष्ट्रीय न्यूज था उसको कवर किए काफ़ी डिटेल में। इसके बाद हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग इसका आर्थिक परिदृश्य देखेंगे और आर्थिक परिदृश्य में सबसे पहला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं केंद्रीय बजट। ये जो है आप चाहे कोई एग्जाम लिख रहे हैं, आप यूपी पीसीएस लिखने वाले हैं, यूपी का कोई एग्जाम है या बिहार पीसीएस वगैरह आप लिखने वाले हैं, अभी बीपीएससी 69 होने वाला है तो वहाँ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ से एक आध प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के डायरेक्टली जो है हमेशा मिलता है। इसके बाद हम लोग आर्थिक परिदृश्य कवर करेंगे, साथ साथ बिहार का बजट और बिहार का आर्थिक परिदृश्य अलग से कवर किया जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी बिहार का बजट और बिहार के आर्थिक परिदृश्य क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम लोग देख चुके हैं। साथ ही साथ यदि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं बजट से रिलेटेड तो एक टेस्ट सीरीज भी अपलोड किया गया है यूपी पीसीएस। अगर आप सेक्शन में जाएंगे 2023 तो वहाँ पे एक बजट से रिलेटेड DIS का टेस्ट सीरीज डाला हुआ, अब जाके आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। इसके अलावा प्ले लिस्ट में जाएंगे और आपके काम का जो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन होगा आप जो है वो जाके वीडियो देख सकते हैं। रिवीजन पर्पज से जो है बहुत सारा वीडियो बनाया गया है, चाहे पॉलिटी है, इकोनॉमी है, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, तो जाके आप वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। बिहार स्पेशल करंट अफेयर देखना है तो वो भी जाके आप देख सकते हैं। सारा जो है टॉपिक वाइज बेहतरीन तरीके से अपलोड किया गया है। चलिए, इसके अलावा कोई आपका अगर डिमांड होगा, कोई फीडबैक होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ साथ यहाँ पे मेंटरशिप प्रोग्राम वगैरह का भी जो है उसके बारे में भी यहाँ पे काम जो है हम लोग कर रहे थे। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे केंद्रीय बजट, ठीक है, 2023-24। और यहाँ से प्रश्न जैसे कि मैं बताया बनाया जाएगा। तो देखिए 1 फरवरी जो है 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा संसद में बजट पेश किया गया और ये कितना का था, 45.03 लाख करोड़ रुपए का। तो ये आपको याद रखना है, 45.03 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तुत किया गया। ये 21वीं सदी नए दशक का तीसरा और अमृत काल का ये पहला आम बजट था। ठीक है, 21वीं सदी का तो तीसरा था नए दशक का, लेकिन अमृत काल का पहला ये बजट आपको था। बजट का लक्ष्य जो है आपको समग्र, देखिए कोई बजट बनाया जाता है तो इसका एक टारगेट होता है, तो इसका टारगेट क्या था, समग्र और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ बीते 9 वर्ष में तैयार की गई नींव को मजबूत देते हुए अब सप्तऋषि अर्थात 7 प्राथमिकताओं पे आगे बढ़ना है। इस बजट में जो है 7 प्राथमिकता तय किया गया है और उन्हीं को टारगेट रखते हुए भारत जो है आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। ठीक है, जिसे हम सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। जैसे इसमें आपका समावेशी विकास हो जाएगा, अब एक एक करके हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की बात हो गई और संरचना में निवेश करने की बात हो गई, सक्षमता को जो है सामने लाना हो गया, हरित विकास करना, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। ये 7 जो है सेक्टर को ध्यान में रखते हुए इस बार बजट में जो है इनको हाईलाइट किया गया है। तो सप्तऋषि बताया गया है। अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है कौन सप्तऋषि में नहीं है, अभी उसके बारे में चर्चा करेंगे। बजट 23-24 जो है महत्वपूर्ण घोषणाएं अगर देखा जाए तो चालू वित्त वर्ष में ये भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर 7% होने का अनुमान लगाया गया, जो सभी प्रमुख जो है अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक है। ये अनुमान लगाया गया है कि आर्थिक वृद्धि दर कितना रहने वाला है, 7% का लगभग रहने वाला है। खाद्य और जो है पोषणगत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार के द्वारा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अगले वर्ष हेतु सभी अंत्योदय और प्राथमिक प्राप्त परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना से 1 जनवरी 2023 से लागू किया गया। तो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना भी शुरू किया गया, ठीक है, 1 जनवरी 2023 से। इसके बाद देखेंगे तो पिछले विगत 9 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय दोगुने से भी अधिक होकर 1.97 लाख रुपया हो गया है। ये बजट का हाईलाइट पॉइंट है। तो पिछले 9 साल में जो है प्रति व्यक्ति आय कितना हो गया भारत का, 1.97 लाख रुपया। इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। 9 वर्षों में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार भी बढ़ा है और ये विश्व के 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था पे आ गई है। ठीक है, अब इससे बड़ा जो है देखेंगे तो भारत से बड़ा इकोनॉमी अब जो आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA है, फिर आपका चीन हो गया, इसके बाद आपका जापान हो गया, जर्मनी हो गया और 5वां पे आपका भारत। ठीक है, तो 10वां से जो है 5वां पे आया है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। भारत @100 तक की यात्रा में अमृत काल के दौरान निम्नलिखित 4 मौके पर रूपांतरित हो सकते हैं।
अभी देखिए भारत @100 क्या है, ये 75वां में जो है प्रयोग किए हम लोग, ठीक है। 75 से लेकिन 100 तक, यानी 25 साल का एक मोटा मोटा टारगेट तय किया गया कि भारत कहाँ तक पहुंचेगा, ठीक है। तो ये भारत @100 की बात की गई है, ठीक है। महिलाओं को आर्थिक जो है सशक्तिकरण करना, ठीक है, महिलाओं को सशक्त करने की बात की गई। इसके अलावा देखें तो पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, ठीक है, इसके ऊपर ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, पर्यटन के ऊपर और हरित विकास, ये जो है इन सब बातों को जो है ध्यान में रख के काम किया जाएगा। अब देखिए बजट की प्राथमिकता के ऊपर बात किए थे, तो इस बजट में 7 प्राथमिकता को अपनाया गया है। सातों को आपको ध्यान में रखना है। एक दूसरे का संपूर्ण तथा अमृत काल के दौरान मार्गदर्शन करते हुए सप्तऋषि को भांति कार्य करेगी। ये 7 प्राथमिकताएं कौन कौन है, एक एक करके देखते हैं, ठीक है। देखिए प्राथमिकता नंबर फर्स्ट है समावेशी विकास। समावेशी विकास के तहत क्या किया जाएगा, तो देखिए ध्यान रखेंगे, सबसे पहला कृषि वर्धक नीति, एग्रीकल्चर जो है एक्सेलरेटर फंड, युवा उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप्स खोल सके और इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कृषि वर्धक निधि स्थापित की जाएगी। तो गांव में जो है युवा जो भी उद्यमी हैं गांव में एग्री स्टार्टअप्स खोल सके, इनके लिए कृषि वर्धक निधि स्थापित की गई है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या होगा, किसानों के सामने आ रही चुनौतियों के नवमेशी और किफायती समाधान उपलब्ध कराना। तो पहला तो समावेशी विकास में कृषि वर्धक निधि की बात की गई। दूसरा आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम, 22 करोड़ रुपए के परिव्यय से आत्मनिर्भर स्वच्छ पौधे कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया जाएगा। ये भी इसमें बात किया गया कि 22 करोड़ रुपए खर्च करके और आत्मनिर्भर स्वच्छ पौधा कार्यक्रम चलाया जाएगा। समावेशी विकास के अंतर्गत ये दूसरा पॉइंट रहा। तीसरा मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र श्री अन्न, ठीक है, श्री अन्न ये तो काफी चर्चा में है। देखिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा श्री अन्न उत्पादक देश तथा दूसरा सबसे बड़ा श्री अन्न निर्यातक देश भी है। अब इस श्री अन्न क्या है, मोटे अनाज की बात की जा रही है, ठीक है। तो मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र बनाना है, ये तीसरा टारगेट हो गया, ठीक है, कि वैश्विक केंद्र कौन रहे, मोटे अनाजों के लिए भारत रहे, इसे श्री अन्न के नाम से हम जानते हैं। और श्री अन्न की बात किया जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो ये भारत ही है, और दूसरा नंबर पे निर्यातक है। भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने हेतु भारतीय बाजार अनुसंधान संस्थान, ठीक है, भारतीय बाजरा, सॉरी ये भारतीय बाजरा है, तो भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे एक बात ये भी याद रखेंगे कि भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, हैदराबाद में। इसके ऊपर ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। तो सीक्वेंस में देखिए कोई काम आप कर रहे हैं तो आपको सारी बातें बिल्कुल समझ में आएगी। तो बजट का हम लोग सप्तऋषि में पहला नंबर बात कर रहे हैं, ठीक है, समावेशी विकास। समावेशी विकास के अंतर्गत ये सब बातें की गई है, ठीक है। तो इसमें हम लोग 2-3 बातें देखें, कृषि वर्धक निधि की बात की गई है, आत्मनिर्भरता बागवानी स्वच्छ पौधे कार्यक्रम की बात की गई है, मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र बनाना है भारत को, मत्स्य पालन क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, 6,000 करोड़ रुपए के लक्षित निवेश के साथ पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक जो है नई उप योजना शुरू की गई है। तो पीएम मत्स्य संपदा योजना चल रहा है, इसका एक उप योजना भी शुरू किया गया है, यानी मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए, 6,000 करोड़ रुपया इसमें खर्च किया जाएगा। ये सब जो हाईलाइटेड पॉइंट है बजट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको एक डाटा यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से दिया गया है, स्वास्थ्य और शिक्षा पे व्यय में वृद्धि, ठीक है। स्वास्थ्य और शिक्षा पे पहले से जो है ज्यादा खर्च किया गया है इस बजट में, ठीक है। तो ज्यादा खर्च किया जाएगा। बजट क्या होता है, एक अग्रिम जो है अनुमान होता है, ठीक है। तो ये जो देखेंगे 2019 में जो है स्वास्थ्य पे जीडीपी का 1.4% खर्च किया गया था। अभी 2023 में बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 2.1। तभी जो है पूछा जाए कि बताइए बजट का जो है स्वास्थ्य पे कितना खर्च किया जाएगा, तो 2.1%, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। शिक्षा में बात करेंगे तो देखिए 2019 में 2.8 था और अभी कितना है 23 में 2.9 है, ठीक है। तो शिक्षा पे जो है पूरे बजट का जीडीपी का 2.9% खर्च किया जाएगा, जबकि स्वास्थ्य पे जो है 2.1% खर्च किया जाएगा। ये सब बात ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा इससे पहले, ठीक है, कि ये किस सेक्टर में कितना खर्च किया जाएगा, ठीक है,
ये सप्तऋषि के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं, इससे पहले एक बात समझ लें। जैसे सिंपल सा बात बजट की हो रही है, ठीक है। तो बजट बनाने में एक अनुमान होता है, तो पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, किस सेक्टर से आएगा, और पैसा कहाँ कहाँ खर्च करेंगे मोटे मोटे, इन सब बातों को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कि रुपया कहाँ से आएगा और रुपया कहाँ खर्च किया जाएगा। फिर हम लोग सप्तऋषि के ऊपर चर्चा करते हैं। बस यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से भी आपको बनाया जाता है, केंद्रीय राजस्व में जो है रुपया कहाँ से आएगा या रुपया कहाँ खर्च किया जाएगा। तो सबसे नंबर वन, ठीक है, रुपया जो है, अगर मान लीजिए ये एक एक रुपया जो है टोटल 100 पैसे का बजट है, ठीक है। ये ज्यूम कीजिए, ऐसे 100 पैसे पे ही बनाया जाता है, 100 पैसे का टोटल बजट है आपका। तो 100 पैसे में जो है रुपया कहाँ से आएगा, ठीक है, रुपया कहाँ से आता है, इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है सबसे अधिक रुपया जो आएगा उधार और अन्य देयता से आएगा। उधार, ठीक है, प्लस अन्य से आएगा। और यहाँ से अनुमान लगाया गया कि हम लोग 34 पैसा यहाँ से लेंगे, ठीक है, उधार वगैरह लेंगे। दूसरा नंबर, जीएसटी से जो है और अन्य से जो है कलेक्शन अपना 17 पैसा का रहने वाला है। इसके अलावा आयकर से जो है, आयकर की बात करें तो आयकर से जो है आपका 15 पैसा, ठीक है। इसके अलावा चौथे नंबर पे जो है आपका निगम कर, निगम कर से भी 15 पैसा का अनुमान लगाया गया कि 15 पैसे यहाँ से भी आएगा, ठीक है। इसके बाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ठीक है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क की अगर बात किया जाए तो यहाँ से जो है आपका 7 पैसा, ठीक है। इसके अलावा ऐड करेंगे और इसमें तो कुल जो है कर भिन्न प्राप्तियां जो है यहाँ से जो है 4 पैसे की बात की गई है, ठीक है। और ऋण भिन्न जो है पूंजी प्राप्तियां से 2 पैसे, तो ओवरऑल ऐड करेंगे तो आपको 100 पैसा आ जाएगा। इसमें आप टॉप 3 ध्यान रखें, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जो है बात की है उधार का, जीएसटी का, आयकर हो गया 15 पैसा, निगम कर 15 पैसा, ठीक है। इसके बाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7 पैसा, कर भिन्न प्राप्तियां 6 पैसा हो गया, सीमा शुल्क आपका 4 पैसा हो जाएगा, और ऋण भिन्न प्राप्तियां जो है 2 पैसा। अब टॉप 3 तो आप याद ही रख ले कि पैसा सबसे ज्यादा कहाँ से आने वाला है, बस इसको ध्यान रखें। उधार से लगभग 34 पैसा, जीएसटी से 17 पैसा, और आयकर से और निगम कर से 15-15 पैसा। अब रुपया सबसे ज्यादा खर्च कहाँ किया जाएगा, तो देखिए आप जब उधार ले रहे हैं तो आपको ब्याज देना होगा, ठीक है। तो ऐसे में अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो रुपया खर्च होगा ब्याज देने में, तो ब्याज देने में अप्रॉक्स 20 पैसा खर्च किया जाएगा, ठीक है। करों और शुल्कों में राज्यों को हिस्सा जो है ये दिया जाएगा आपको 18 पैसा। हो सकता है आगे कहीं मैगजीन में चार्ट दिया हो ये, फिर हम लोग एक बार देख लेंगे। केंद्रीय क्षेत्र का योजना जो है उस पर जो है 17 पैसा खर्च किया जाएगा, ठीक है। केंद्रीय प्रायोजित योजना पे जो है 9 पैसा खर्च किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको वित्त आयोग और अन्य अंतरण पे 9 पैसा खर्च किया जाएगा। रक्षा पे जो है 8 पैसा खर्च किया जाएगा। आर्थिक सहायता पे 7 पैसा खर्च किया जाएगा। पेंशन पे 4 पैसा और अन्य व्यय पे 8 पैसा। यहाँ पे टॉप 3 में देखेंगे तो सबसे ज्यादा ब्याज अदायगी में जाएगा। इसके बाद करों और शुल्कों में जो है राज्यों का जो हिस्सा होता है, केंद्रीय क्षेत्रीय जो है केंद्रीय प्रायोजित जो भी योजना होगा, ठीक है, केंद्रीय क्षेत्र का योजना होगा वहां 17 पैसा। अभी हम लोग देखेंगे तो ये तो पैसा आने जाने का बात हो गया, अब इसी पैसा का मैनेजमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे सप्तऋषि के बारे में, ठीक है। तो सप्तऋषि में हमने आपको एक जो है टर्म हम लोग क्लियर कर लिए थे। 7 प्राथमिकता इसमें तय किया गया है। पहला प्राथमिकता है आपका समावेशी विकास। कैसा करना है, समावेशी विकास करना है। समावेशी विकास यदि करना है तो एग्रीकल्चर एक्सलेटर फंड जो है इसका स्थापना किया जाएगा। इसमें आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम की बात हो गई। मिलेट के लिए भारत को वैश्विक केंद्र बनाना है, वैसे में भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ाया जाएगा। मत्स्य पालन के क्षेत्र में एक नई उप योजना लाया गया है, पहले से ही आपका पीएम मत्स्य योजना चल रहा है। बाकी एक और हम लोग डाटा देखें कि स्वास्थ्य और शिक्षा पे पहले से ज्यादा जीडीपी का खर्च हो रहा है। अब सप्तऋषि में जो टारगेट नंबर 2 है ये क्या था आपका, अंतिम छोर तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, ठीक है। अब अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए क्या क्या कार्यक्रम चलाया जा रहा है, सबसे पहला आकांक्षी जिले और ब्लॉक कार्यक्रम। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम 500 ब्लॉकों को आच्छादित करते हुए शुरू किया गया है, ठीक है, जिसके माध्यम से जो है लोगों तक पहुंचा जाएगा। इसके बाद दूसरा है प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन। पीवीटीजी विकास मिशन की बात करें, पार्टिकुलरली जो है वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए, विशेष रूप से संवेदनशील जो जनजातीय समूह है उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए इस मिशन को प्रारंभ किया गया है, ठीक है। अगले 3 वर्ष में इस मिशन में 15,000 करोड़ रुपए जो है इसका राशि उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। तो पीवीटीजी मिशन किसके लिए है, तो ये है जनजातीय समूह के लिए। क्योंकि बात ही है अंतिम छोर तक व्यक्तियों को पहुंचना है आपको,
तो अंतिम छोर के व्यक्ति में जनजाति समूह भी आ जाएंगे। तो इनका सामाजिक आर्थिक कल्याण हो, इनका स्थिति सुदृढ़ हो, इसके लिए भारत सरकार एक कार्यक्रम चला रही है पीबीटीजी। इस योजना के अंतर्गत 15,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। समावेशी विकास में पॉइंट नंबर 3 देखेंगे तो प्राथमिकता तीसरा क्या है, अवसंरचना और निवेश। इंपॉर्टेंट है, देखिए पूंजीगत निवेश परिव्यय में लगातार तीसरे वर्ष 33% की तीव्र वृद्धि के साथ इसे 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है। यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटलेट की बात करें, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पे 33% पहले से वृद्धि किया गया है और 10 लाख करोड़ रुपया यहाँ पे करने की बात की गई है, जो जीडीपी का 3.3% होगा। 2019-20 के परिव्यय का लगभग ये तिगुना है। तो 2019-20 में जो परिव्यय किया गया था उससे ये 3 टाइम्स है। ठीक है, पिछले के कंपेयर में करेंगे तो 33% ये ज्यादा है। ठीक है, तो 10 लाख करोड़ रुपया जो है अवसंरचना और निवेश के लिए जो है यहाँ पे खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो पूंजीगत निवेश कितना बढ़ा दिया गया है, यहाँ पे 10 लाख करोड़ तक कर दिया गया है। ये सब फैक्ट आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और दूसरा जो हम लोग यहाँ पे पॉइंट देख रहे थे, इसके अंतर्गत जो है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने में, ठीक है, तो ये हम लोग चीज देख चुके थे। देखिए अभी तक हम लोग समावेशी विकास की बात कर रहे थे। ठीक है, समावेशी विकास हम लोग कंप्लीट पढ़ लिए। ठीक है, प्राथमिकता नंबर 2 देख लिए, अंतिम जो है व्यक्ति तक। प्राथमिकता नंबर 3 में है अवसंरचना और निवेश। अवसंरचना और निवेश के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं कि पूंजीगत परिव्यय बढ़ा दिया गया है। अगला देखिए, प्रभावी पूंजीगत व्यय। केंद्र की प्रभावी पूंजीगत व्यय जो है इफेक्टिव कैपिटल बजट में 13.7 लाख करोड़ रुपया होगा, जो जीडीपी का 4.5% होगा। यही पहले से बढ़ाया गया है। ठीक है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सब पूछने का चांसेस जो है कम है, बस इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, रेलवे की बात करें तो रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए अब तक का सबसे ज्यादा परिव्यय पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान है, जो 13-14 में परिव्यय की तुलना में 9 गुना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। रेलवे पे कितना खर्च करने की बात की गई है, 2 दशमलव जो है आपको 40 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, जो 2013-14 से कंपेयर करेंगे तो लगभग 9 टाइम्स है, 9 गुना है। ठीक है, रेलवे पे जो है 9.40 लाख करोड़ खर्च किया जाएगा। ठीक है, अवसंरचना और निवेश में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर शहरी अवसंरचना विकास के लिए बात किया जाए तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, RIDF की तरह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधारी न्यूनता के उपयोग के माध्यम से शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की जाएगी। तो एक शहरी जो है अवसंरचना विकास निधि बनाया जाएगा। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा किया जाएगा। इसका उपयोग टियर 2 और टियर 3 शहरों की अवसंरचना हेतु यहाँ पे एजेंसियों के द्वारा काम किया जाएगा। ठीक है, प्राथमिकता नंबर 4 देखते हैं, सक्षमता को सामने लाना। सक्षमता को सामने लाने के लिए क्या किया जाएगा, एक तो कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी के तहत केंद्र और राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सिविल सेवक हेतु क्षमता निर्माण योजना तैयार करके क्रियान्वित किया जा रहा है। इसको एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु आईगट कर्मयोगी नाम से प्लेटफॉर्म भी शुरू किया गया है। तो एक मिशन कर्मयोगी हो गया। ठीक है, मिशन कर्मयोगी में देखेंगे तो केंद्र और राज्य सरकार या संघ क्षेत्र के जो भी सिविल सेवक हैं उनके हेतु क्षमता निर्माण योजना तैयार करके क्रियान्वित किया जा रहा है। एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण क्षेत्र में आई गेट कर्मयोगी नाम का जो है प्लेटफॉर्म भी शुरू किया गया है। विश्वास आधारित शासन को जो है बढ़ावा देने के लिए 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन करके जन विश्वास विधेयक जो है पेश किया गया है। तो बात ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय जो है डाटा शासन नीति लाई गई है। एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया है। ठीक है, ये इसके अंतर्गत काम हो रहा है। एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया वाली जो है प्रणाली स्थापित की जाएगी। विवाद से विश्वास 1, एमएसएमई के लिए जो है लचीला संविदा। अब जो भी एमएसएमई को लेकर जो भी विवाद होगा उसके लिए यहाँ पे आपको विवाद से विश्वास 1 की बात की गई है। विवाद से विश्वास 2, संविदागत विवादों का निपटान के लिए मानवीकृत शर्तों वाली स्वैच्छिक समाधान स्कीम भी लाई जाएगी। ठीक है, नीति आयोग का जो है राज्य सहायता मिशन 3 वर्ष के लिए जारी रहेगा। ठीक है, राज्य सहायता मिशन। प्रयोगशाला में उन्नत हीरो को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता घटाने के लिए किसी एक आईआईटी को 5 वर्षों के लिए अनुसंधान और विकास अनुदान प्रदान किया जाएगा। ठीक है, प्राथमिकता नंबर 5 देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हरित विकास। प्रधानमंत्री के द्वारा पर्यावरण के प्रति जग जीवन शैली के आंदोलन गति देने के लिए लाइफ जो है देखेंगे तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा जो है आपको पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के लिए जो है
आंदोलन की गति के लिए लाइफ जो है अथवा पर्यावरण के लिए जीवन शैली की संकल्पना प्रस्तुत की गई है। और लाइफ की बात जो है आपको कॉप जो है 27 में की गई थी, इसके ऊपर हम लोग चर्चा किए थे। ठीक है। हरित हाइड्रोजन मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर काफी डिटेल में चर्चा हुआ था। ठीक है। चूंकि बात ही हो रहा है हरित विकास का, तो इसमें हरित हाइड्रोजन मिशन का भी काफी योगदान होगा। 19,700 करोड़ के परिव्यय से राष्ट्रीय हरित जो है मिशन भी प्रारंभ किया गया है, जिसमें खर्च काफी अभी अधिक होने वाला है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक क्या करे, 5 MMT वार्षिक उत्पादन हासिल करना। काफी डिटेल में हम लोग हरित हाइड्रोजन मिशन के बारे में चर्चा किए थे। पीएम प्रणाम पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्यक्रम है पीएम प्रोग्राम पर रिस्टोरेशन अवेयरनेस न्यूट्रिशमेंट एम्यूलेशन एंड मदर अर्थ, यानी पीएम प्रणाम जो है प्रोग्राम लेके आया गया है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को रासायनिक उर्वरक के संतुलित प्रयोग तथा इसके साधन पर वैकल्पिक उर्वरकों का प्रयोग का बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शुरू किया गया है। ये पीएम प्रणाम किसके लिए शुरू किया गया है कि जो पृथ्वी है इस पे हम लोग ज़्यादा फर्टिलाइजर वगैरह का इस्तेमाल ना करें, संतुलित इस्तेमाल किया जाए, रासायनिक उर्वरकों का जो है इस्तेमाल किया जाए। ठीक है। ये सब के लिए पीएम जो है प्रणाम यहाँ पे लाया गया। ये सब हम लोग बात कर रहे हैं हरित विकास का। ठीक है। ये हरित विकास के अंदर ये सब चीज़ें आ जाएंगी। वैसे ही आपका गोवर्धन स्कीम, इसके बारे में आपको पता ही होगा। गोवर्धन स्कीम जो है नाम का स्कीम के तहत 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्रों के चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य स्थापित किया गया। यानी गोवर्धन से जो होगा आपको क्या किया जाएगा, अपशिष्ट से आमदनी, यानी अपशिष्ट पदार्थों से को आमदनी में बदलने के लिए जो है ये भी एक व्यवस्था किया गया है। और गोवर्धन योजना के बारे में काफी समय से चर्चा में है। 200 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र शामिल होगा इसमें, जिसमें 10,000 करोड़ रुपया जो है खर्च होगा। उसके बाद हरित विकास के अंतर्गत मिष्टी की बात की गई थी। मिष्टी जो है वन रोपण में भारत को मिली सफलता के आधार पर तटीय रेखा, जो भी तटीय रेखा के साथ साथ लवन भूमि पे जहां व्यवहार मैंग्रोव पौधारोपण हो सकता है, वहां पे तटीय पर्यावरण और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल। ठीक है। तो जो भी तटीय प्रदेश है वहां पे मिष्टी जो है परियोजना चलाया जाएगा। प्राथमिकता नंबर 6 में था युवा को जो है शक्तिशाली बनाना। ठीक है। अब देखिए युवा को जो है शक्तिशाली कैसे बनाया जा सकता है। देखिए, तो इसके लिए युवा को शक्तिशाली बनाने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 जो है ये प्रारंभ किया जाएगा। इसके अलावा देखें तो राष्ट्रीय प्रशिक्षुता जो है प्रोत्साहन योजना, अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वित्त का सहायता प्रदान करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया गया है। इसके अलावा यूनिटी मॉल की बात हुई है। राज्यों के राजधानियों में सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्र या उनकी वित्तीय राजधानी में से एक यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि इसके माध्यम से ओडीएफ, जीआई उत्पाद, हस्तशिल्प उत्पाद, ओडीओपी है ये। ठीक है। ओडीओपी, जीआई उत्पाद हो गया, हस्तशिल्प उत्पाद के संवर्धन और विक्रय को बढ़ावा मिले। तो हर एक जगह क्या हो, एक जो है यूनिटी मॉल बनाया जाए और यूनिटी मॉल में जो जीआई उत्पाद है चाहे हस्तशिल्प उत्पाद है उनको जो है वहाँ पे केंद्रित किया जाए, उनको जो यहाँ पे परचेज किया जाएगा, उनको बेचा जाएगा वहाँ पे। प्राथमिकता 7 वित्तीय क्षेत्र था। वित्तीय क्षेत्र के लिए एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी की बात की गई है। विगत वर्ष में देखें तो एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना नवीकृत करने का प्रस्ताव किया गया, लेकिन अब कापर्स में 9,000 करोड़ रुपए को जोड़कर नवीकृत योजना 1 अप्रैल 2023 से प्रारंभ किया गया। इसके ऊपर चर्चा किए थे हम लोग कापर्स के ऊपर। ठीक है। इसके अलावा 2 लाख करोड़ रुपए का जो है संपार्श्विक मुक्त गारंटीकृत ऋण भी संभव हो पाएगा। इसके अलावा ऋण की लागत करीब 1% भी कमी आएगी। वित्तीय हम लोग बात कर रहे हैं प्राथमिकता नंबर 7 का, वित्त के लिए क्या क्या किया जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक केंद्रीय डाटा संस्थान केंद्र भी बनाया जाएगा। वित्तीय और अनुषंगी सूचना केंद्रीय रिपोजिटरी के रूप में काम करने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापित की जाएगी। ठीक है। आजादी का अमृत महोत्सव महिला सम्मान बचत पत्र। देखिए आजादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए एक एकालिक नई लघु बचत योजना महिला सम्मान जो है बचत पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये भी यहाँ पे बात किया गया है। ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप कि निर्मला सीतारमण के द्वारा 2023-24 के लिए प्रस्तुत बजट में अनुमान क्या लगाया गया है, 45.03 लाख करोड़ का। ये हम लोग सप्तऋषि पे चर्चा कर लिए थे।
इसका मतलब क्या है कि सरकार द्वारा कुल 45.03 लाख करोड़ रुपया की प्राप्ति की जाएगी और इतनी ही राशि को व्यय भी किया जाएगा। तो सरकार जो है टोटल आपका 45.03 लाख करोड़ रुपया क्या करेगा, प्राप्त करेगा। अच्छा, इस मैगजीन में जो तथ्य है वो तो है ही, इसके अलावा भी मैं आपको फैक्ट डिस्कस करूंगा। तो इसमें हम लोग बजट को बहुत अच्छे से जो है कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो है अभी बजट के 7 प्राथमिकताओं यानी सप्तऋषि पे बात की है, उसमें समावेशी में बात किया गया। समावेशी विकास करना है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है, और संरचना और निवेश की बात की गई, सक्षमता को सामने लाने की बात की गई, हरित विकास की बात की, युवा शक्तिशाली, युवा को शक्ति करने की बात की गई, वित्तीय क्षेत्र की बात की गई। अब देखिए, एक तो बात हो गई कि कुल प्राप्तियां की बात हो गई, अनुमान एक लगाया गया कि 45.03 लाख करोड़ रुपया जो है कुल प्राप्तियां होगा। ठीक है, ये हम लोग इसके ऊपर बात कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुल प्राप्तियों को यदि राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों में बांटा जाए, ठीक है, तो देखिए प्राप्तियां दो तरह से हो सकता है, एक राजस्व और एक पूंजीगत। ठीक है, तो राजस्व में देखिए तो कुल प्राप्तियों में 58.45% हिस्सा किसका है, राजस्व का है। ठीक है, एक प्रोक्स 60 मान सकते हैं। ठीक है, जबकि शेष 41.55 जो है पूंजीगत का है। ठीक है, तो दो तरह से प्राप्तियां है, एक राजस्व, राजस्व का हिस्सा कितना है 58.45। ठीक है, जबकि पूंजीगत का कितना है 41.55। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। इस तरह कुल व्यय में से 77.77% हिस्सा राजस्व खाते पे है, जबकि 22.23% हिस्सा पूंजी खाते पे व्यय का अनुमान लगाया गया। ये आया था ऊपर, ये व्यय है। ठीक है, व्यय में क्या, व्यय का डाटा अलग हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, राजस्व में अगर हम अभी बात किए कि एक पैसा आएगा एक खर्च होगा, तो अगर आने की बात की जाए तो देखिए दो तरह का प्राप्ति, एक हो गया आपका राजस्व, राजस्व प्राप्ति, और एक हो गया पूंजीगत। तो राजस्व में जो है आपका 58.45% राजस्व से आएगा, और पूंजीगत से आएगा आपका 41.55%। राजस्व पे खर्च कितना होगा आपका कुल व्यय का, ठीक है, तो ये 77.77% खर्च होगा। पूंजीगत पे कितना खर्च होगा 22.23%। ठीक है, तो ये मोटा मोटा फैक्ट है, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ से जो है प्रश्न बनाया जा सकता है आपसे। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला टैक्स के ऊपर बात करें तो टैक्स में भी कुछ चेंजेस देखने को मिला। देखिए बजट में व्यक्तिगत आयकर के संबंध में 5 प्रमुख घोषणा किया गया। ठीक है, और इसमें पांचों घोषणा में टैक्स के ऊपर देखते हैं। पहला घोषणा रिबेट संबंधित था। किससे था, रिबेट से था। वर्तमान में पुरानी और नई कर व्यवस्था में 5 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्ति को किसी प्रकार के आयकर का भुगतान नहीं करते हैं। अतः रिबेट की सीमा को क्या कर दिया गया, नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया। तो पहले जो 5 लाख तक का व्यवस्था था उसको क्या कर दिया गया 7 लाख, यानी ये क्या किया गया, रियायत दिया गया है। 7 लाख तक आपसे कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। व्यक्तिगत बात किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखें नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए का आय वाले व्यक्ति पे कोई कर भुगतान नहीं करना होगा। ठीक है, तो ये चेंज हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दूसरा दूसरा प्रस्ताव है मध्यम वर्ग से संबंधित है। 2020 में 2.5 लाख रुपए से शुरू करते हुए 6 आयकर स्लैब वाली नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था शुरू की गई है, जिसको अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है दूसरा प्रस्ताव मध्यम आय वर्ग वाले लोगों के लिए है। यहाँ पे 6 स्लैब रखा गया है। ठीक है, वर्तमान में स्लैबों की संख्या घटाकर 5 करते हुए छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए करते हुए इस व्यवस्था में कर संरचना में बदलने का प्रस्ताव किया गया है। नई कर की यहाँ पे दरें देख सकते हैं। तो पहले जो 2.5 से शुरू होता था, अब यहाँ पे 3 से आपको शुरू होगा। और ये नया टैक्स स्लैब आप देख सकते हैं 23-24 में। कुल आय रुपये में है, यहाँ पे दर है 3 लाख रुपये तक शून्य है, 3 लाख 1 से लेके 6 लाख तक। ठीक है, 5% है। 6 लाख से लेके 9 लाख तक आपका ये कितना है, तो 10% है। 9 लाख 1 से लेके 12 लाख तक 15 है। 12 लाख से 15 तक ये आपका 20 है, और 15 से ऊपर 30 है। यहाँ पे देख सकते हैं ये टोटल आपका 1, 2, 3, 4, 5 स्लैब में इसको बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट जो है 15 लाख से ज्यादा का है, तो यहाँ पे 30% टैक्स लगेगा। ठीक है, अब टैक्स में अगर बात करें, नेक्स्ट तीसरा प्रस्ताव इसमें टैक्स में ये रखा गया था कि जो वेतन भोगी वर्ग है और पारिवारिक पेंशन भोगी सहित पेंशन भोगी वर्ग के लिए, जिनके लिए मानक कटौती लाभ को नई कर व्यवस्था भी विस्तारित करने का प्रस्ताव यहाँ पे किया गया है।
तो जो भी वेतनभोगी हैं, जो पैसे जिनको अर्न होता है, या जो पेंशन भोगी हैं, उन सभी के लिए यहाँ पे मानक कटौती की भी बात की गई है। व्यक्तिगत आयकर में चौथी घोषणा देश की अधिकतम दर की है। यानी अधिकतम दर, देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, 1 मिनट, 1 मिनट वेट करेंगे। ठीक है, देखिए, तो बात की जा रही थी अधिकतम कर की। तो चौथी घोषणा में ये बताया गया कि देश का जो अधिकतम कर होगा, अधिकतम कर की दर 42.47% है, से संबंधित है। ये विश्व में सबसे अधिक करों में से एक है। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अभिभार जो है 37% से घटाकर 25% करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप अधिकतम कर दर घट के 39% हो गया है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन है, इसको याद रखने, प्रश्न पूछा जा सकता है। अधिकतम कर कितना था, तो ये 42.4 था। अभी जो आपसे पूछा जाए कि अधिकतम कर जो है ये कितना है, तो 39% है। ठीक है, अधिकतम जो है 39% है। और पांचवा जो घोषणा किया गया था टैक्स को लेके, गैर सरकारी जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं, इस सेवानिवृत्ति अवकाश का नकदीकरण पे 3 लाख रुपए तक की सीमा के छूट की बात की गई थी। अंतिम बार 2002 में नियत की गई थी, जब सरकार अधिकतम मूल्य 3 लाख रुपए प्रति माह की बात की थी। 30,000 है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पांचवी घोषणा में ये बताया गया कि जो भी गैर सरकारी वेतनभोगी हैं, जो सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, उन कर्मचारियों के लिए बात था कि सेवानिवृत्ति के अवकाश का नकदीकरण, ठीक है, पे 3 लाख रुपए तक सीमा की छूट की बात की गई थी। अंतिम बार 2002 में नियत की गई थी ये, जब सरकार अधिकतम मूल वेतन 30,000 रुपये प्रति माह का बात कहा था। सरकारी वेतन की वृद्धि के अनुरूप इस सीमा को बढ़ा के 25 लाख रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, तो 3 लाख से इसको 25 लाख करने का प्रस्ताव रखा गया। ये सब जो है फैक्ट याद रखेंगे। ठीक है, तो ये जो टैक्स को लेकर बात किया गया था। नई कर व्यवस्था में देखेंगे तो डिफाल्ट कर व्यवस्था बनाया गया है। नागरिकों को पुरानी कर व्यवस्था का लाभ उठाने का विकल्प भी जारी है। तो आप चाहे तो पुराने कर व्यवस्था में भी अभी भी रह सकते हैं, या नया कर व्यवस्था को भी अपना सकते हैं। बजट 23-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने हेतु विभिन्न राज्यों में 30 कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो 23-24 में बात किया गया है कि युवाओं को जो है स्किल्ड करने के लिए बहुत सारे राज्यों में 30 कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अब इसको हम समराइज करेंगे सबको। ठीक है, बस सब ध्यान देते रहें। केंद्रीय बजट जो है 23-24 में राज्यों को जीएसडीपी के 3.5% के राजकोषीय घाटों को अनुमति होगी, जिसका 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा गया है। देखिए, राज्यों के लिए जीएसडीपी के राजकोषीय घाटा का अनुमति कितना दिया गया है, 3.5%। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। तो 3.5% को जो है राजकोषीय घाटा का अनुमति दिया गया है राज्यों को, और इसमें भी 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा। अगला जो है बजट 23-24 के अनुसार 25-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे रखने का भी लक्ष्य है। अभी राजकोषीय घाटा तो आपको अधिक 6 से ज्यादा दिखेगा। तो 2025-26 तक टारगेट किया है कि राजकोषीय घाटा कितना कर देना है, 4.5%। कोरोना टाइम पीरियड में आप देखेंगे तो राजकोषीय घाटा आपको 9 के ऊपर चला गया था। राज्यों को 50 वर्ष के लिए जो है ब्याज मुक्त ऋण देने की भी बात की गई है। राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। 23-24 के अनुसार ब्याज भुगतान 20%, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 18%, सब्सिडी पे 7% और रक्षा पे 8%। इसके बारे में ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। देखिए, ब्याज भुगतान लगभग 20% करेगा। करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा कितना होगा, 18% होगा। सब्सिडी 7% है। रक्षा पे जो है आपको खर्च किया जाएगा कितना, 18%। ठीक है, चलिए। पूंजीगत व्यय भी पहले से बढ़ाया गया है, इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कुल सब्सिडी की बात की गई है। देखिए, कुल सब्सिडी आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, 5,62,000 यहाँ पे। ठीक है, हाँ, 5 लाख ही है। 5,62,069.50 करोड़ रुपए कुल सब्सिडी दिया जाएगा।
ठीक है। तो ये बजटीय अनुमान जो है 22-23 का था। बजटीय अनुमान जो है 23-24 का, देखे 23 को बढ़ा दिया गया है, नहीं बढ़ाया गया नहीं है, ये जो है आपको कमी किया गया है। यहाँ पे देखिए कमी किया गया है। सब्सिडी जो है 23-24 में कितना था आपका, जो 5 लाख जो है 62,000 आपको 79.50 करोड़, और ये जो है आपको 23-24 में कितना कर दिया गया है, 4 लाख जो है आपका 3,083 आपको 63 करोड़। तो ये जो है पहले से कम कर दिया गया है सब्सिडी वाला, ये बात ध्यान रखेंगे। तो सब्सिडी पहले से कम किया गया, कितना प्रतिशत का कमी है, तो लगभग ये 28.29% का यहाँ पे कमी है। ठीक है। अब इस सब्सिडी में भी देखेंगे तो 92.4% सब्सिडी केवल खाद्य और उर्वरक पे है, यानी सबसे ज्यादा सब्सिडी किस पे दिया जाएगा, 92% लगभग खाद्य और उर्वरक पे। ठीक है, यही सब यहाँ पे बातें लिखी गई है। देखिए खाद्य पे सब्सिडी कितना दिया जा रहा है, 48.96%, जबकि उर्वरक पर कितना दिया रहा है, 43। इसको दोनों को ऐड करेंगे लगभग 92 आ जाएगा। ब्याज पे सब्सिडी कितना दिया जा रहा है, 6.4, और पेट्रोलियम पे 0.56%। आप जैसे देखते हैं जो भी योजना स्कीम चल रहा है, जैसे उर्वरक की बात करें तो यूरिया की बात कर ले, तो मान लीजिए यूरिया का जो है कीमत अगर 1,000 रुपये है, तो वहाँ पे देखते होंगे कि 200-150 रुपये में यूरिया किसी को मिल रहा है, तो 800 रुपये कौन पे करेगा, तो 800 गवर्नमेंट पे करता है, यानी उर्वरक के रूप में सब्सिडी लगभग 43% है। ठीक है। 4 लाख जो है यहाँ पे करोड़ की जो बात की गई है, तो लगभग 4,03,000 करोड़ में लगभग उसका 43% उर्वरक पे है। तो देखेंगे अगर सब्सिडी में, तो सबसे ज्यादा खाद्य उर्वरक का है, और आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा सब्सिडी किसको, तो खाद्य सब्सिडी है। याद रखेंगे 1 नंबर पे खाद्य सब्सिडी है, 2 नंबर पे उर्वरक है। ये भी बात याद रखेंगे कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार इसको कम किया गया है। ब्याज पे जो है तीसरे नंबर पे है, और लास्ट में पेट्रोलियम पे है। उसके अलावा नेक्स्ट देखिए डाटा यहाँ पे 22-23 का सकल कर राजस्व 33.6 लाख करोड़ के रुपए है। ठीक है। सकल कर राजस्व की बात करें, ग्रॉस टैक्स रिसिप्ट का, तो जीडीपी का कितना है, 11.1% है। प्रत्यक्ष कर से यहाँ पे 6 आएगा आपका, और अप्रत्यक्ष से 5.1 आएगा। तो सकल कर राजस्व कितना हो जाएगा आपका, लगभग 11.1। प्रत्यक्ष से देखिए इसमें लगभग बात किए थे थोड़ी देर पहले हम लोग, 54.25, जबकि अप्रत्यक्ष से कितना आएगा, 45.75 आएगा। शीर्ष 3 का बात किए ही थे हम लोग कि सबसे ज्यादा जो है वस्तु और सेवा कर से। ठीक है। तो हम लोग बात किए सबसे ज्यादा जो है कहाँ से आएगा, तो वस्तु और सेवा कर से आएगा। ठीक है। और हम लोग बात किए कि जीएसटी से लगभग जो है 17 पैसे, तो इस 17 पैसे को अगर रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 9.57 लाख करोड़ रुपए है। तो वस्तु और सेवा कर सबसे ज्यादा 17%। ठीक है। 17% नहीं, इसको 17 पैसा भी बोल सकते हैं, प्रतिशत भी करेंगे तो बात वही आएगा। उसके बाद निगम कर की बात की गई थी और आयकर की बात की गई थी। तो निगम कर और आयकर लगभग दोनों सेम ही था, 9 पैसा करीब में आएगा, ये 9 पैसा करीब में आएगा। तो ये भी बात थोड़ा याद रखेंगे। 3 राजस्व अगर टैक्स में बात करेंगे तो शीर्ष 3 में कौन है, पूछा जा सकता है कहीं एग्जाम में आपसे, इसको याद कर लेंगे। सबसे ज्यादा जो है जीएसटी है, जीएसटी से आएगा सबसे ज्यादा, ये लगभग 17 पैसा। ठीक है, 17 पैसा हो गया ये जीएसटी से। और डाटा में 9.57 लाख करोड़। इसके बाद निगम कर हो गया 9.23, और आयकर हो गया 9.01। ये लगभग 9 पैसा के इक्वल होगा, यानी 100 पैसा में 9 पैसे का इसका हिस्सेदारी रहेगा। ठीक है, इतना फैक्ट याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बजट के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है। अब बहुत सारा योजना स्कीम होता है, यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है कि भारत सरकार जो है किस योजना स्कीम पे कितना खर्च करेगा। ठीक है। तो देखिए बजट में हम लोग देखें कि अनुमान जो है बजट का देख लिए कि लगभग 45.03 लाख करोड़ का है। ठीक है, इसमें सप्तऋषि के ऊपर बात हो गई। ठीक है। अब बजटीय अनुमान में देखिए 23-24 में जो योजनाओं पे आवंटन किया गया है, उसमें देखिए सबसे पहला देखेंगे यहाँ पे, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार जो है गारंटी योजना, यानी मनरेगा की बात हो रहा है। मनरेगा की बात करें तो देखिए 22-23 में ये कितना था, 89,400 करोड़। ठीक है, ये आपको 22-23 में था 89,400 करोड़, और अभी जो है इसको कम करके कर दिया गया है 60,000 करोड़। तो मनरेगा पे पहले से जो है खर्च कम किया जाएगा, तो ये बात याद रखेंगे। ठीक है, 89,400 था, 60,000 यहाँ पे कर दिया गया है। तो लगभग देखेंगे तो लगभग 29,400 करोड़ रुपया कम कर दिया गया मनरेगा पे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की बात करें तो ये पहले खर्च जो था आपका, ये पहले वाला 22-23 का डाटा है ये। ठीक है, और 23-24 का ये अनुमान वाला डाटा है। तो ये 22-23 में कितना था,
तो 22-23 में स्वास्थ्य पे था आपका 33,708 करोड़, अब इसको थोड़ा बढ़ाया गया है, 36,785 करोड़ किया गया है। ठीक है, तो ये नया वाला है। जल जीवन मिशन में देखिए तो पहले 55,000 करोड़ था, इसको बढ़ा दिया गया है और ये आपको 70,000 करोड़ रुपया हो गया है। तो जल जीवन मिशन में 70,000 करोड़ रुपया हो गया। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन में पहले 32,612 करोड़ था, इसको भी बढ़ा के कर दिया गया है आपका 38,953 करोड़। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पे देखें तो पहले 19,000 करोड़ था, अभी भी 19,000 करोड़ ही है। पीएम किसान की बात करें तो यहाँ पे 60,000 करोड़ है। ठीक है, और अभी भी 60,000 करोड़ ही है। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत योजना की बात करें तो इसमें कम कर दिया गया है, पहले 5,758 करोड़ था, अब 2,273 करोड़ है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात किया जाए तो ये पहले 77,130 करोड़ था, अभी बजटीय में क्या है 79,590 करोड़। अब यहाँ से देखिए कोई प्रश्न आपसे एग्जाम में बनाया जा सकता है, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, बताइए प्रधानमंत्री आवास योजना पे बजट का कितना जो है खर्च किया जाएगा। ठीक है, ये कितना पैसा खर्च किया जाएगा, आप बताएंगे 79,590 करोड़। आपसे पूछा जाएगा मनरेगा पे कितना खर्च किया जाएगा, बताइए 23-24 में, आप बताएंगे 60,000 करोड़। आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पे, आप बताएंगे 36,785 करोड़। जल जीवन मिशन पे 70,000 करोड़। शिक्षा मिशन पे बताया जाएगा तो 38,953 करोड़। इसको एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। ग्रामीण सड़क पे पहले भी उतना ही था, तो 19,000 करोड़ है। पीएम किसान पे आपका 60,000 करोड़ है। आत्मनिर्भर भारत योजना की बात करें तो 5,758 करोड़ है, पहले था, अभी है 2,273 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना पर पहले से बढ़ाया गया है 79,500 जो है 90 करोड़। तो ये बजट का एक जो है यहाँ पे डाटा दिया गया था। अब जो है कुछ और डाटा हम एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको बता देते हैं। ठीक है, जो आपके काम आ सकता है। ठीक है, अब कुछ कंपेयर करके भी डाटा आपसे जो है एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। देखिए, रेल बजट में अब की बार जो है बढ़ाया गया है, तो रेल बजट के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग। ठीक है, कि रेलवे का जो है बजट में क्या जो है चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, चूंकि रेलवे बजट अब की बार बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग निवल राजस्व पे थोड़ा सा बात करेंगे रेलवे में। ठीक है, एक बात तो आपको याद रखना है, जो थोड़ी देर पहले हम बताएं कि केंद्रीय राजस्व पे जो है व्यय क्या है, रुपया कहाँ से आएगा कहाँ जाएगा। तो हमने बताया कि सबसे ज़्यादा जो है रुपया कहाँ से आएगा आपका, तो उधार से आएगा। ठीक है, 34 पैसा। जीएसटी से जो है 17 पैसा। आयकर से 15 पैसा। निगम कर से भी लगभग उतना ही 15 पैसा। ये डाटा में देखेंगे तो थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। ठीक है, लाख करोड़ में थोड़ा सा माइनर फर्क आएगा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 7 बात किए थे, वही बताए थे कि सबसे ज़्यादा रुपया खर्च कहाँ होगा। तो रुपया जाएगा कहाँ, तो ब्याज अदायगी में सबसे ज़्यादा जाएगा। कर और शुल्कों में राज्य का हिस्सा में 18 पैसा खर्च किया जाएगा। केंद्रीय क्षेत्र की योजना में हमने बात की कि 17 पैसा खर्च किया जाएगा। केंद्रीय प्रायोजित योजना में आपको 9 पैसा खर्च किया जाएगा। ये सब पेंशन पे 4 पैसा खर्च किया जाएगा। रक्षा पे हमने बताया 8 पैसा, तो इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे। रक्षा पे जो है कितना खर्च किया जाएगा, आपको 8 पैसा खर्च किया जाएगा। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। चलिए, तो खर्च कहाँ होगा इसके ऊपर बात हो गया। ठीक है, अब जो है कुछ प्रश्न आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में जो है कुछ प्रश्न आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, और ये डाटा वाला ही प्रश्न है तो हम बता देते हैं, इसको सुन ले। ठीक है, अब जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए कि जैसे हमने बताया अभी कि ब्याज पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होगा 20 पैसा, बजट का टोटल 20%। तो ब्याज पे डाटा में भी पूछ सकता है कि ब्याज पे कितना पैसा खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके देख ले। ब्याज पे जो है आपको 10,7,9,9,7,1 करोड़ ब्याज पे खर्च होगा, ब्याज अदायगी पे। देखिए, आप सबसे ज़्यादा उधार ले रहे हैं तो ब्याज भी देना पड़ेगा आपको। तो देखें, 10,79,971 करोड़, ये किस पे खर्च होगा आपका, ब्याज पे। ठीक है, सबसे अधिक इसी पे। ठीक है, इसके बाद हम लोग जैसे बात किए थे कि रक्षा पे। ठीक है, अच्छा, परिवहन पे अगर बात करें, परिवहन पे कितना खर्च होगा, तो परिवहन पे भी आपको ये लगभग 5,17,000 जो है 34 करोड़। ठीक है, परिवहन पे खर्च होगा। जबकि रक्षा पे बात करें, ये डायरेक्टली भी एग्जाम में डाटा वगैरह पूछ दिया जाता है। रक्षा पे जो है आपका 4,32,000 जो है आपको 720 करोड़। ठीक है, ये रक्षा पे आपको खर्च किया जाएगा।
4,32,000 और ये 8 पैसे था लगभग। अब डायरेक्टली पूछ दे, ऑप्शन में डाल दे यहाँ पे, तो आप जब एक बार देखे रहेंगे तो आपको जो है ध्यान आ जाएगा। सब्सिडी पे वैसे ही बात किया जाए तो वहाँ पे 3,00,000 जो है 74,707 करोड़ जो है सब्सिडी पे आपको खर्च किया जाएगा। वेट करेंगे थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, देखिए, तो रक्षा पे हमने बात किया, ठीक है, ब्याज पे बता दिए, परिवहन पे बात कर लिए। अब जो है कुछ और आपको डाटा बता देते हैं इसी में, ठीक है। जैसे स्वास्थ्य पे जो है, स्वास्थ्य वाला डिपार्टमेंट जैसे हम लोग देखें तो स्वास्थ्य पे पहले से ज़्यादा जो लोकेट किया गया, स्वास्थ्य पे कितना पैसा खर्च किया जाएगा, तो ये आपको 88,956, ठीक है, 88,000 जो है, ठीक है, यहाँ पे जो है आपको 8,000 जो है, यहाँ पे 88,956 करोड़। याद रखेंगे, स्वास्थ्य पे 88,956 करोड़ खर्चा किया जाएगा। एक जो है शिक्षा वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लेंगे, ठीक है। शिक्षा पे जो है कितना खर्च किया जाएगा, ये 1,00,000 जो है आपका 12,889 करोड़, ठीक है, 1,12,889 करोड़ जो है शिक्षा पे आपको खर्च किया जाएगा। वहीं पे जो है अगर गृह विभाग में बात करें तो गृह में आपको खर्च किया जाएगा यहाँ पे 1,00,000 जो है 34,917 करोड़, ठीक है। पेंशन में हम लोग देखे थे 4 जो है पैसे हिस्सा था, तो पेंशन पे अगर बात करें तो पेंशन पे आपको 2,00,000 जो है 34,359 करोड़। अब देखिए बजट में डाटा तो होता ही है, तो डाटा एक आध बार याद कर लेंगे। अब कौन प्रश्न आपसे पूछ देगा, ठीक है, ग्रामीण अगर विकास पे, गाँव के विकास पे कितना खर्च किया जाएगा, ठीक है, गाँव की बात कर लें अगर ग्राम की, ठीक है, चलिए इसको बता देते हैं। गांव पे यदि बात करेंगे तो गांव के विकास पे कितना खर्च किया जाएगा, तो ये आपका 2,38,204 करोड़, ठीक है, 2,38,204 करोड़ जो है गांव पे। कर प्रशासन पे जो है ये 1,00,000 जो है आपका 94,000 जो है 749 करोड़। अब बोलेंगे इतना सारा डाटा कैसे याद होगा, इसको एक दो बार जो है इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं बता देता हूँ। शिक्षा याद कर लेंगे आप लोग, 1,12,000 के समथिंग है। स्वास्थ्य याद करेंगे 88,000 के करीब में है। रक्षा याद कर लेंगे 4,32,000 रक्षा पे ज़्यादा है, परिवहन पे और ज़्यादा है जो है 5,17 करीब में है, ये सब याद कर लेंगे, ठीक है, ये जो है पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कृषि वगैरह पे पूछा जाए, ठीक है, कृषि से संबंध जो क्रियाकलाप है इस पे जो है लगभग 84,214 करोड़ है, ठीक है। पीएम किसान योजना अभी हम लोग देखें, पीएम किसान पे कितना, ये डायरेक्टली ये सब प्रश्न पूछ लिया जाता है। पीएम किसान पे क्या बात की, 60,000 करोड़ रुपया। याद रखेंगे पीएम किसान पे कितना, 60,000 करोड़ रुपया आपको खर्च किया जाएगा। वैज्ञानिक विभाग पे देखें तो वैज्ञानिक विभाग पे आपको पता चल जाएगा कि वैज्ञानिक विभाग पे ज़्यादा खर्च है नहीं, लेकिन इसमें भी यहाँ भी 32,225 करोड़ रुपया करीब में है वैज्ञानिक विभाग पे। सारा जोड़ लेंगे आप, अगर टोटल खर्च जोड़ेंगे तो 45,000 जो है आपको 45,00,000 जो है 3,097 करोड़ के करीब में आ जाएगा। तो बजट हमारा यही है लगभग 45,000, कुल जो है आपका 45,000, सॉरी 45,00,000 जो है 3,097 करोड़, ठीक है। तो इसको हम लोग 45.03 करके भी याद रख सकते हैं, ठीक। तो ये जो है डाटा थोड़ा सा याद रखेंगे, ये जो है एग्जाम में आपके डायरेक्टली जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। ठीक है, तो बजट में इतना अगर आप कर लेते हैं तो फिर आपको जो है कुछ मुश्किल नहीं होगा। इसमें और डिटेल में भी बहुत सारा डाटा होता है, जैसे आपको राजस्व प्राप्ति भी पूछ सकता है कि बताइए राजस्व प्राप्ति कितना है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कर राजस्व के बारे में पूछ सकता है, पूंजीगत प्राप्ति पूछ सकता है। तो हमने अभी प्रतिशत में आपको बता दिया था, डाटा में भी कभी कभी ये पूछ लेता है। राजकोषीय घाटा के बारे में आपसे पूछा जाता है कि राजकोषीय घाटा, ठीक है, तो राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है 2.9%, याद रखेंगे, ठीक है। राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना लगाया गया है, 2.9%, ठीक है, 2.9 है। बाकी हम आपको आर्थिक सर्वे वगैरह बताएंगे तो वहाँ पे भी बहुत सारा, वहाँ पे डाटा डाटा ही होगा, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ आपसे, आर्थिक समीक्षा वगैरह में बहुत सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, विदेशी व्यापार और विदेशी मुद्रा भंडार, अन्य टर्म के बारे में वहाँ पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो बजट में हम लोग देखें कि 45.03 की बात की गई है, यानी 45,03,097 करोड़ नया बजट प्रस्तावित किया गया है, ठीक है। इसमें हम लोग बात किए कि सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी जो है, अगर
पूछा जाए कि कहाँ से पैसा आएगा, तो उधार से आएगा। ठीक है, देखिए, ठीक है, अगर एक बक्स आप बना लेते हैं, ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा पैसा जो है उधारी से बात किया गया है। उधारी से कितना? 34 पैसा। ठीक है, 34 पैसा उधारी से आएगा। इसके बाद बताया जीएसटी वाला। ठीक है, तो जीएसटी से कितना आएगा आपका? लगभग 17 पैसा। इसके बाद देख सकते हैं दो बक्स और बना सकते हैं, एक निगम कर, एक आयकर का। एक मान लीजिए आयकर है ये, और एक निगम कर है, दोनों से 15-15 पैसा। ये टॉप 4 हो गया। इतना ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद केंद्रीय जो है उत्पाद शुल्क का 7 पैसा आ जाएगा। सीमा शुल्क लगभग 4 पैसा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका ऋण भिन्न पूंजी प्राप्ति लगभग 2 पैसा है, सब जोड़ेंगे तो। इसके बाद सबसे ज्यादा खर्च कहाँ होगा? क्योंकि सबसे ज्यादा उधार लिया जा रहा है तो खर्च भी सबसे ज्यादा यहीं पे होगा। ठीक है, तो लगभग 20 पैसा के करीब मान ले कि उधार वाला ब्याज पे खर्च हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद कर और करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा लगभग 18 पैसा है आपका। ठीक है, केंद्रीय क्षेत्र का योजना पे 17 पैसा खर्च किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको केंद्रीय प्रायोजित जो भी योजना होता है उसमें 9 पैसा खर्च किया जाएगा। वित्त आयोग और अन्य पे जो है आपको 9 पैसा खर्च किया जाएगा। रक्षा पे आपको 8 पैसा खर्च किया जाएगा। ठीक है, आर्थिक सहायता पे 7 पैसा खर्च किया जाएगा। पेंशन पे 4 पैसा खर्च किया जाएगा। तो ये सब बात आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। बाकी नया टैक्स स्लैब के ऊपर हम लोग बात किए कि 5 टैक्स स्लैब कर दिया गया है, ये अब जो बात भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो बजट में इतना ही रखते हैं, बाकी अगले लेक्चर में हम लोग आर्थिक सर्वे करेंगे। क्योंकि बहुत डाटा डाटा हो जाएगा, मैं सोचा था कि एक ही लेक्चर में दोनों कंप्लीट कर दें, लेकिन काफ़ी सारा डाटा हो जाएगा। ठीक है, बाकी बजट का आप लोग एमसीक्यू वगैरह कहीं से कर सकते हैं। और एमसीक्यू अगर बजट का देखना है तो इनिशियल में ही बता दिए, बजट के लिए एक स्पेशल बजट और आर्थिक सर्वे को लेके एक लेक्चर बना हुआ है, लगभग 150 प्रश्न है वहाँ पे। जाके आप बेहतरीन तरीके से, और उस प्रश्नों से भी आप अपना, मान लीजिए यहाँ से अगर आपका 60 से 70% कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो वो देख लेंगे तो आप 100% के करीब में लगभग पहुंच जाएंगे। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ पे भी नया नया भी कुछ क्वेश्चन रखा गया है। ठीक है, और बाकी कहीं से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी बजट से जो है प्रश्न तो बनाया ही जाता है। चलिए, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी कोई फीडबैक कमेंट होगा तो लिखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।